हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेंटर ऑन डिमांड। जैसे कि आपने अगर पहले वाला वीडियो पार्ट देखा हो तो आपको पता होगा कि मैंने सीपीसी को ऑर्डर वाइज बहुत इजी स्टेप्स में समझाने के लिए सीरीज स्टार्ट की है, जिसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आप इसे पहले का पार्ट 1 देखना, तो आपको ये पार्ट 2 बहुत ईजीली समझ में आएगा। आज हम आने वाले जो आगे के ऑर्डर्स है, 5 ऑर्डर्स, उनको डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ऑर्डर 1 से ऑर्डर 5 तक जो पहले के स्टार्टिंग के ऑर्डर्स थे मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया है, जहां हमने ये देखा था कि सूट्स वगैरह फ्रेम हो रहे हैं। अब हम आगे ये देखने वाले हैं आज की क्लास में कि जब सूट्स फ्रेम हो जाते हैं तो प्लीडिंग कैसे की जाती है, पार्टीज अपना प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट कैसे लेकर आती है। इस पूरी वीडियो में हम आने वाले 5 ऑर्डर्स डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो आज का जो फर्स्ट ऑर्डर है वो जो स्टेप 6 है, क्योंकि इसे पहले के स्टेप 5 में मैंने प्रोसेस समझाया, तो ये स्टेप 6 ये कहता है कि प्लीडिंग का मतलब है प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। अब प्लीडिंग की डेफिनेशन में प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट दोनों इन्वॉल्व होता है। प्लेंट का मतलब होता है कि जो प्लेंटिफ अपनी प्लेंट एप्लीकेशन फाइल करता है। रिटर्न स्टेटमेंट वो होता है जो प्लेंट का आंसर होता है, जो हमने, आपको याद हो तो अगर पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि रिटर्न स्टेटमेंट डिफेंडेंट फाइल करता है जब उसे समन्स इशू किए जाते हैं, और समन्स इशू करने के 30 डेज के अंदर अंदर उसे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है। तो ये जो प्लीडिंग है ना, प्लीडिंग क्या है? प्लीडिंग का मतलब होता है ये एक प्रोसेस है जो हम किसी भी कोई भी कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं। प्लेंट हम ऐसा तो नहीं है कि हम जाके प्लेंट सिर्फ जज को दे देंगे और बोल देंगे कि ये लो आपका हो गया प्लेंट, ये देखो आप, मैंने तो अपनी शिकायत दे दी। नहीं, ये एक प्रोसेस होता है। प्लीडिंग इज लाइक अ प्रोसेस विच इंक्लूड्स बोथ प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट, दोनों को मिलाए, और वो प्रोसेस जो हम फॉलो करें कोर्ट में अकॉर्डिंग टू द जो भी कोर्ट का प्रोसेस रहता है। जैसे हम एडवोकेट को हायर करते हैं, हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको एफिडेविट के थ्रू उसको रजिस्टर्ड करवाना, नोटराइज करवाना, हमें वो प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें क्या कहती है, वो होता है प्लीडिंग। ये इसी को हम जो प्रेजेंटेशन है ना इन द फ्रंट ऑफ द कोर्ट और जज, तो उसको हम एक प्लीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो अगर जो सीएस स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो सीएस के प्रोफेशनल जो लेवल होता है उसमें एक सब्जेक्ट आता है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंस। तो उसमें ड्राफ्टिंग पार्ट होता है कि हमें लिखना कैसा है, उसमें अलग अलग कंप्लेंट्स, फाइल्स और जो रिटर्न स्टेटमेंट प्लेंट कैसे ड्राफ्ट करते हैं, वो ड्राफ्टिंग स्किल होती है। प्लीडिंग का मतलब होता है टू अपीयर, लाइक टू प्रेजेंट, हाउ टू प्रेजेंट बिफोर द जज, किस तरीके से हम वो प्रेजेंट करेंगे। और अपीयरेंस प्लीडिंग का ही पार्ट होता है कि आप किस तरीके से अपीयर होगे। अपीयर इन द सेंस द फॉर्मल ड्रेस, आप कोट पहन के जाओगे, अगर आप एज एन एडवोकेट है, ब्लैक कोट है, उसकी यूनिफॉर्म है। आप फीमेल है तो अगर मान लीजिए तो सूट है, व्हाइट सूट होता है जिसमें हम ब्लैक कोट कहते हैं, तो वो एक अपीयरेंस का पार्ट होता है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंस। तो ये जो पार्ट है ये सेकेंड पार्ट है प्लीडिंग का। प्लीडिंग में प्लेंट भी आता है और रिटर्न स्टेटमेंट भी आता है, और ये डेफिनेशन हमारे ऑर्डर 6 में डिफाइन की गई है, इसलिए ये स्टेप 6 है। क्योंकि जब आपने प्लेंट बना ली है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसे प्रेजेंट कैसे करना है। तो आई होप आपको ये स्टेप 6 समझ आ गया है। अब हम आते हैं स्टेप 7 में। स्टेप 7 उसी का कंटिन्यूशन है कि जब आप प्लीडिंग की बात करते हो तो हमने देखा कि उसमें 2 वर्ड्स है, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट स्टेप हमें यह बता देता है, यानी कि ऑर्डर 7 जो है वो हमें ये बता देता है कि एक्चुअल में प्लेंट क्या होती है और प्लेंट ड्राफ्ट कैसे करते हैं। तो अगर आप ऑर्डर 7 देखेंगे तो ऑर्डर 7 में रूल्स डिफाइन किए गए, रूल 1, 2, 3, जिसमें ये बताया गया है कि प्लेंट में कंटेंट क्या होता है। जैसे फैक्ट्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, आप क्या क्लेम करना चाहते हो वो आपको लिखना पड़ता है। सारी चीजें, एक्शन ऑफ कॉज अराइजेज या जो भी आपका क्लेम है वो सब, रिवॉर्ड्स वगैरह, एवरीथिंग टू बी मेंशन इन द प्लेंट। और कंटेंट
कंटेंट वाइज होती है मेंशन, और आपको कोई भी तरीके का ऐसा नहीं है कि आप कोई फैक्ट मिस कर दो और बाद में फिर आप कहो कि मुझे ये ऐड करना है, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वन बाय वन जो फैक्ट आप लिखोगे और जो इश्यूज लिखोगे कोर्ट हमेशा उसे उसी सीरीज में कंसिडर करता है। तो जो प्लेंट है ना, प्लेंट को आपको बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करना पड़ता है। ये उसका सारा कंटेंट ये किस तरीके से होता है, ये एनेक्सेस, इसके अंदर एनेक्स होते हैं लाइक द डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस जो आपको प्रूव करने, अगर कोई लैंड डिस्प्यूट है तो लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आपके ओनरशिप या कोई भी डिस्प्यूट हो उसमें आपके प्लेंट के साथ में एनेक्सेस एनेक्स्ड होते हैं। एफिडेविट होता है, आप इसे प्रॉपर स्टैम्प से करवा के प्लेंट को आप उसे प्रेजेंट करते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो ऑर्डर 7 के अंदर लिखा हुआ है। तो आपको बहुत इजीली इसके आप देख सकते हो रूल्स में लिखा हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि सीपीसी पे आप एक सेपरेट सेशन और कोर्स करना चाहते हैं तो मैं सीपीसी का कोर्स जो है वो लेकर आऊँगी, जिसमें आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, बोल सकते हैं कि मुझे ये सेशन बुक करना है, जिसमें मैं आपको सीपीसी कोर्स बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको पूरा सीपीसी याद करवा दूंगी। ठीक है, ये मेरा सिर्फ जस्ट एक आपके लेक्चर्स थोड़ा सा ऐसा है कि कोई बच्चा अगर रिवाइज करना चाहे तो वो पढ़ सकता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप 8 जो है वो बताता है ऑर्डर 8। अब ऑर्डर 8 क्या बोलता है, रिटर्न स्टेटमेंट। अब रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, तो रिटर्न स्टेटमेंट होता है कि जो प्लेंट है, प्लेंट की, अब आपको पता होगा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमेशा जब समन्स इशू होता है डिफेंडेंट को ये बताते हुए कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट एक केस फाइल हुआ है, अब उसके साथ में प्लेंट की कॉपी जाती है, क्योंकि इसी को यही पढ़ के वो ये देखेगा कि यार ये जो वो मांग रहा है क्या ये सही है कि नहीं है, क्या इशू सही है कि नहीं, क्या मुझे देना भी चाहिए या नहीं, वो सारी सब कुछ चीजें प्लेंट में डिफाइन होती है। इसीलिए प्लेंट का पहले ऑर्डर आता है और उसके बाद में रिटर्न स्टेटमेंट का ऑर्डर आता है। इसलिए प्लीडिंग में प्लेंट पहले लिखा होता है, रिटर्न स्टेटमेंट बाद में लिखा होता है, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट इज अ रिप्लाई टू द प्लेंट। वो एक्चुअली रिप्लाई है कि आप अपने डिफेंस में जो रिप्लाई कर रहे हो ना वो होता है। वो कब आपको होता है, इसमें टाइम पीरियड डिफाइन किया हुआ है इसी ऑर्डर में कि आपको 30 डेज के अंदर अंदर आप जिस टाइम आपको समन्स मिले ना उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है। और ये 90 डेज का एक्सटेंशन भी टाइम पीरियड है वो आपको ऑर्डर 8 में मिल जाएगा। इसमें आपको रूल्स बताए गए हैं कि एक्चुअल में रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली रिप्लाई टू द प्लेंट है, जिसमें जो डिफेंडेंट है वो अपने डिफेंस में क्या क्या समझा सकता है, क्या क्या बता सकता है, क्या उसको क्या देना है नहीं देना है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो रिटर्न स्टेटमेंट बताता है। जनरली जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो डिनाई और एक्सेप्ट या अलाउ के केस में होता है। नेचर कैसा होता है, डिनाई करना, मतलब आई एम डिनाइंग द पॉइंट 1 जो प्लेंट में मेंशन है। जैसे कि अगर मान लो कि एक पार्टी ने प्लेंट के अंदर जो पहला इशू है वो ये लिखा है कि वो जो डिफेंडेंट है उसने उसकी लैंड को मतलब इलीगल तरीके से जब्त कर लिया है, ऐसा उसने ये इशू लिखा, तो वो चाहता है कि वो मेरी जमीन मुझे वापस दे। तो यहाँ पर डिफेंडेंट अपने डिफेंस में लिख सकता है, अगर ये बात झूठी है तो, कि आई डिनाई दिस इशू, क्योंकि ऐसा नहीं है, वो लैंड मेरी ही है और ये मेरे ओनर के पेपर है। तो वो अपने डिनाई करता है तो उसको प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो बेसिकली प्लेंट का रिप्लाई होता है। उसके बाद में 2 चीजें आती है, एक होता है सेट ऑफ और एक होता है काउंटर क्लेम। अब हम देखते हैं कि इसमें सेट ऑफ का क्या मतलब होता है। सेट ऑफ का मतलब होता है कि जब कभी भी आप किसी सामने वाले पर्सन से कुछ मांगते हो या सामने वाला पर्सन भी आपसे कुछ मांगता है, जब दोनों ही पार्टीज एक दूसरे से कुछ मांगती है तो वो जो एक दूसरे से मांग रहे हैं हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप समझो कि आपने अपने दोस्त को 500 रुपए दिए, ओके, और कुछ टाइम बाद में आपके दोस्त जो है, और उससे पहले के टाइम पे आपने अपने दोस्त से 1000 रुपए लिए थे और फिर कुछ टाइम बाद में आपने 500 रुपए दे दिए, तो अभी स्टिल आपको क्या बाकी रहे हैं, 500 रुपए इसे वापस देने हैं। अब अगर बी मान लो कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि बी कहता है कि यार मुझे ना 1000 रुपए की जरूरत है,
ठीक है। तो अब तुमने अगर बी को 1000 रुपए दे दिए तो तुम ये कह सकते हो कि यार जो मेरा पैसा बाकी था तुम्हें देने के लिए 500 रुपीज, वो 500 रुपीज तुम इसमें से सेट ऑफ कर देना, एडजस्ट कर लेना। तुम अब अगली बार जब तुम मुझे पैसे दो तो तुम मुझे रिमेनिंग 500 रुपीज देना। तो इसमें ये होता है कि जब प्लेंटिफ, अब जैसे कि हमने क्या बात कर रहे थे रिटर्न स्टेटमेंट की, तो जैसे कि प्लेंट में अगर मान लो उसने कोई भी इश्यूज लिखे, जैसे कि अगर 5-6 इश्यूज लिखे, और अगर रिटर्न स्टेटमेंट में जो डिफेंडेंट है उसने लिखा कि आई डिनाई या आई एक्सेप्ट, आई एम डिनाइंग और आई एम एक्सेप्ट करके अगर उसने कुछ लिखा, उसमें ये अगर किसी प्लेंट से रिटर्न स्टेट मतलब प्लेंटिफ जो है वो डिफेंडेंट से अगर कुछ मांग रहा है, और फॉर एग्जांपल डिफेंडेंट जो है वो भी प्लेंटिफ से कुछ मांग रहा है, तो कोर्ट चाहे तो उसे एक ऑप्शन देता है डिफेंडेंट को, ये ऑप्शन होता है उसके पास में कि वो सेट ऑफ करवा सकता है। वो ये कह सकता है कि देखो मैं इससे कुछ मांग रहा हूँ, ये भी मुझसे कुछ मांग रहा है, तो आप ये जो क्लेम ये कर रहा है ना इसको आप सेट ऑफ कर दो, ये चीज वो ऑटोमेटिकली सेट ऑफ की जा सकती है। तो इसे अलग से उसे इशू को लेने की जरूरत नहीं है या इशू के ऊपर कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा कि ये मैटर क्लोज हो चुका है, सेट ऑफ हो चुका है। तो ये पॉइंट होता है सेट ऑफ का। अब ये किसका चांस होगा, ऑब्वियसली बात है रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में आप सेट ऑफ की एप्लीकेशन लगाते हो, आप सेट ऑफ का एक अलग से लिख सकते हो। दूसरा इसके अंदर एक आता है काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम क्या होता है, अब देखो काउंटर का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट में, मतलब कि तुम अगर मान लो कि ये जो प्लेंटिफ है वो तुमसे कुछ मांग रहा है, तो तुम एक नया क्लेम, डिफेंडेंट जो है वो भी प्लेंटिफ से कह सकता है कि मैं भी उससे ये एक चीज मांगता हूं, नॉट द सेम थिंग, ये सेम थिंग नहीं है, ये एक अलग पॉइंट है। काउंटर क्लेम कैन बी द न्यू क्लेम। काउंटर क्लेम इज बेसिकली अ न्यू क्लेम, जो कौन क्लेम कर रहा है, डिफेंडेंट, किसके अगेंस्ट, प्लेंटिफ के अगेंस्ट, कि भाई मैं भी तुमसे ये चीज मांगता हूं। ओके अब जो मैंने वो जो सेट ऑफ वाला पॉइंट बताया था ना, वो दोस्त वाला जो पॉइंट था उसको ध्यान में रखते हुए करना। सेट ऑफ इज फॉर द सेम ट्रांजेक्शन, काउंटर क्लेम इज फॉर एज अ न्यू क्लेम, अ न्यू इशू, जो कौन अराइज कर रहा है, डिफेंडेंट अराइज कर रहा है प्लेंटिफ के अगेंस्ट, कि मेरा खुद का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इससे हम कहते हैं काउंटर क्लेम। तो ये सारा जो काउंटर क्लेम, सेट ऑफ और जो रिटर्न स्टेटमेंट है, ये तीनों ही ऑर्डर 8 के अंदर डिफाइन किए गए हैं, ये रूल्स के अंदर डिफाइंड है, जहां पर आप आराम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और मैं आपको एक सेपरेट सीपीसी के कोर्स में समझा सकती हूँ डिटेल में कि ये किस तरीके से होता है। जनरली ये तब होता है जब कॉस्ट बेस्ड डिस्प्यूट होता है, जिस पर कॉस्टिंग और पैसे इन्वॉल्व होते हैं, उन डिस्प्यूट्स में सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के पॉइंट्स आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप 9 में। स्टेप 9 जो है वो ये कहता है, जो ऑर्डर 10 के बारे में बताता है। हमने क्या ऑर्डर 9 हमने क्या पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है, इसकी पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है। ऑर्डर 8 क्या होता है, ऑर्डर 10 क्या कहता है, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। अब देखो जब तुमने ये देखा कि भाई प्लीडिंग कर ली, प्लेंट हो गया, रिटर्न स्टेटमेंट आ गया, अब दोनों पार्टीज ने रिटर्न स्टेटमेंट और प्लेंट अपना कर दिया है, अब कोर्ट क्या करेगी, एग्जामिनेशन करेगी बाय द पार्टीज। पार्टीज का एग्जामिनेशन होगा बाय कोर्ट, की कोर्ट देखेगी कि ये जो इसने प्लीडिंग की है, जो इसने प्लेंट किया है, इसने जो रिटर्न स्टेटमेंट किया है, कितना जस्टिफाइबल है, क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंसेस है। सो नाउ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, अब जो कोर्ट का प्रोसेस है वो एक्चुअल स्टार्ट होता है ऑन द ऑर्डर 10। ऑर्डर 10 से एक्चुअल में इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहां कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है पार्टीज को एग्जामिन करने की, उनके डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने की, उनसे क्रॉस क्वेश्चन, क्रॉस एग्जामिनेशन पूछने की, विटनेसेस, एविडेंसेस देखने की। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो ऑर्डर 10 से स्टार्ट होता है। इससे पहले के जितने भी प्रोसेस है वो सब रॉ प्रोसेस है, मतलब कोर्ट तक पहुंचने के प्रोसेस है। प्लेंट को ड्राफ्ट करना, रिटर्न स्टेटमेंट ड्राफ्ट करना, सूट्स फ्रेम करना, पार्टीज आइडेंटिफाई करना, और ये सारी चीजें अपियर करना या नॉन अपियर होना, ये सारी चीजें ऑर्डर 10 से पहले आ जाती है।
अब हम जो देखने वाले हैं वो है स्टेप 10 जो है ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर 14। ऑर्डर 14 कहता है सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। अब जब कोर्ट एग्जामिनेशन करती है पार्टीज का, तब वो आइडेंटिफाई करती है कि कितने इश्यूज सेटलमेंट हो सकते हैं, कितने इश्यूज सेटल हो सकते हैं, कौन से लेवल पर, कौन सी स्टेज पे, और किन इश्यूज को हमें आगे प्रोसीडिंग में, हियरिंग में सुनना है। तो जो नंबर ऑफ इश्यूज और जो फैक्ट्स प्लेंट में डिफाइंड होंगे और जिसका आंसर डिफेंडेंट ने दिया होगा रिटर्न स्टेटमेंट में, उन्हीं इश्यूज पे सेटल किया जाएगा। तो इस ऑर्डर के जो रूल्स है उसमें आपको दिखेगा कि किस तरीके से इशू सेटलमेंट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ नया इशू अराइज होता है एट अ पर्टिकुलर स्टेज। तो जब पर्टिकुलर स्टेज पे अराइज होता है ना, तो फिर वहां से क्या है कि एक आपको फिर ये पॉइंट दिया जाता है कि यार ये इशू आपने पहले इस स्टेज पे क्यों नहीं अराइज किया, ये जब आपको इतना चांस दिया था तब आपने ये इशू क्यों नहीं अराइज किया, और ये अभी क्यों अराइज हुआ है, अभी ये क्यों पॉइंट हुआ है। तब हम बात करेंगे अमेंडमेंट की, मॉडिफिकेशन की, तब प्लेंट में अमेंडमेंट और मॉडिफिकेशन आता है। पर जब तक इशू सेटल हो सकते हैं वो इस स्टेज तक हम क्या करते हैं, सेटलमेंट करवाने की कोशिश करते हैं कि ये इन दोनों का बाय काउंटर क्लेम या बाय सेट ऑफ या बाय एक्सेप्टेंस और डिनाइंग, उससे हमें पता चल जाता है, क्लैरिटी आ जाती है कि जो अगर डिफेंडेंट चुपचाप एक्सेप्ट करता है तो वो एक तरीके से सेटल हो चुका है। जिसमें वो डिनाई कर रहा है, जिसमें वो सवाल उठा रहा है कि नो आई एम डिनाइंग दिस इशू, उसको अब हम आगे प्रोसीडिंग में हायर मतलब हियरिंग्स देंगे, आगे का प्रोसेस उन इश्यूज पे होगा। तो यहां तक फिल्टर आउट हो जाएंगे हमारे इश्यूज। आई होप आपको ये स्टेप 10 तक समझ आ गया है कि हम किस सीरीज के तरफ जा रहे हैं। ये ऑर्डर्स एक्चुअल में इन्हीं सीरीज में है, और इन ऑर्डर्स के जो रूल्स है ना, वो उसमें भी प्रॉपर यही लिखा हुआ है कि क्या क्या इसके अंदर प्रोसेस होता है। जो अभी मैं आपको समझा रही हूँ ना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, वही आपके रूल्स में लिखा हुआ है। जैसे कि अगर आपने ऑर्डर 10 जो ये स्टेप 9 है, इसमें जैसे कि कोर्ट एग्जामिनेशन करते तो इसमें रूल्स में लिखा हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस, विटनेसेस और एट द वेरी स्टेज अर्ली स्टेज के अंदर जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो इश्यूज है, वो सब एग्जामिनेशन जो है वो कोर्ट खुद से देखती है, सब आइडेंटिफाई करती है, और नहीं होता है तो उसके लिए एक ऑर्डर देती है कि भाई आपको अब ये वाले आपको इसके अंदर एडिशन करने हैं। तो ये सारी सब जो है वो चीजें होती है। वैसे सीपीसी में ना 3 चीजें होती है, मैं आपको 3 चीजों के वर्ड बता देती हूँ। एक होता है डिक्री, एक होता है ऑर्डर, और एक होता है जजमेंट। ठीक है, ये तीनों ही चीजें अलग अलग है, इन तीनों की डेफिनेशन अलग होती है। तो जो छोटे छोटे टेम्पररी ऑर्डर्स दिए जाते हैं, वो जो चीजें होती है उनको हम ऑर्डर कहते हैं। डिक्रीज जो है वो कलेक्टिव पोस्ट है, मतलब कलेक्टिव ऑफ ऑर्डर, सारे ऑर्डर्स को आप कलेक्ट कर लो तो एक डिक्री बन जाती है। और फाइनल जजमेंट जो है, जो लास्ट स्टेप होता है हमारे ऑर्डर का, वो हम जजमेंट में करते हैं और चैलेंज किया जाता है। वैसे चैलेंजेबल जो है वो डिक्री और ऑर्डर्स भी होते हैं। ओके, पर आप ये भी होता है फाइनल जजमेंट जो है उसकी भी अपील, जैसे हम कहते हैं ना, जब कोई जजमेंट दिया और आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो जो हार गई है पार्टी वो अपील करती है, वो इन्हीं चीज की होती है। रिव्यू, रिवीजन, बहुत सारे कुछ टर्म्स हैं, वो हम देखते हैं लास्ट वीडियो में। हम जरूर लास्ट पार्ट में मैं कोशिश करूंगी इन कुछ वर्ड्स को कवर करने की, क्योंकि जब आप सीपीसी समझते हैं तो आपको ये वर्ड्स का डिफरेंस और चीजें समझ में आनी चाहिए। नाउ ये आज का मेरा टोटल वीडियो है जिसमें मैंने आपको आगे के 5 स्टेप समझाया है, और इसमें हमने ऑलमोस्ट ऑर्डर्स जो है वो 15 के अराउंड ऑर्डर्स कवर कर लिए हैं। अब हम जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में, वो इसी का फर्दर प्रोसेस रहेगा। तो आप प्लीज ये वाला पार्ट जरूर देखना, और अगर आपने इसे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप वो भी देखना। हम नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही इसे अपलोड करूंगी, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा के पेज को फॉलो करना मेंटर ऑन डिमांड से, जिसका लिंक आपको मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और साथ में ही अगर आप सीपीसी बहुत अच्छे से और डिटेल वे से मुझे समझना चाहते हैं, चाहे वो सीएस के स्टूडेंट है, चाहे वो मान लीजिए आप लॉ के स्टूडेंट हो, जुडिशरी की
तैयारी कर रहे हो और आपको मतलब पूरी कोचिंग नहीं करनी है, लेकिन आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट समझना है ताकि आपको वो कंसेप्ट वाइज बहुत क्लियर हो जाए, तो आप मेरा ये CPC का कोर्स ले सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस मैंने इस कोर्स की रखी है। डिटेल्स के लिए आप मुझे मैसेज कीजिए और मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर करूँगी। So stay tuned and subscribe Mentor on Demand. Thank you.